ओके देखो इससे पहले हम लोग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की बात कर रहे थे। उसमें मैंने 7 एग्जाम्पल करवा रखा था, है ना। सिंपल कि अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, जैसे 10 न्यूटन है, ओके, एक ये 10 न्यूटन है, एक ये मान लो कि 6 न्यूटन है। रिजल्टेंट कितना होगा इस पर, चलिए बताओ। सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट ऐड हो जाता है, क्या हो जाएगा, एरो थोड़ा बड़ा लगाओ। क्यों? क्योंकि ये बड़ा, इससे बड़ा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये तो टोटल हो जाएगा इस पर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन। ओके, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थीटा 0 डिग्री है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और मिनिमम एंगल दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है, इसलिए मिनिमम एंगल पे मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है, चाहे वो मैग्नीट्यूड उसका सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन ऐड अप हो जाएगा जब मिनिमम एंगल होगा। तो सेम डायरेक्शन में एंगल कितना हो जाता है जी, 0 डिग्री, पता है ना। चलो ठीक है, तो ये बात हो चुकी थी। फिर अपोजिट डायरेक्शन की बात भी किए थे, बहुत डिटेल से 8 एग्जाम्पल मैंने करवाया था। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बोला था कि रिजल्टेंट क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास एक है 6 न्यूटन और एक है हमारे पास 10 न्यूटन, बताओ रिजल्टेंट बता दो इसमें, फटाक से नहीं। 4 न्यूटन कितना, लेफ्ट की राइट, फटाक से नहीं बोलो, लेफ्ट, क्योंकि बड़ा है, नहीं है। मैं इसको मैंने तरीका भी बताया था, 2 तरीका बताया था कि 6 न्यूटन को रहने देना, इस 10 न्यूटन को दो पार्ट कर देना, एक 6 न्यूटन कर देना और एक 4 न्यूटन कर देना, बड़ा अच्छा रहेगा। अब ये दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर अपोजिट वेक्टर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट फोर्स हो जाएगा इस पे 4 न्यूटन। 4 न्यूटन लेफ्ट बोल दो, राइट डायरेक्शन तुमने शो कर दिया तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लिखना होगा तो -4 आई कैप लिख देना, ठीक है, रिजल्टेंट का। ये सब बातें हो चुकी हैं। अब बातें करते हैं कि जब अदर देन 0 डिग्री या 180 डिग्री, अदर देन जब दो एक अपोजिट वेक्टर होता है तो उसमें एंगल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और सेम डायरेक्शन में एंगल वेक्टर होगा तो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मिनिमम एंगल है, मिनिमम एंगल पे रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। 180 डिग्री इज द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, उस पर रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। आज बात कर रहे हैं 90 वाला केस, ये बहुत ही स्पेशल केस है, इससे बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा। यहाँ से कंसेप्ट पढ़ेंगे कंपोनेंट को, तो कंपोनेंट तोड़ना, वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, रिजोल्व करते हैं, उससे बात करने वाले हैं। दो वेक्टर मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड का लिया, क्या लिया बोले बाबू, इक्वल मैग्नीट्यूड का लिया, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गौर से, इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, पहले रिजल्टेंट खुद से विजुलाइज करो, डायरेक्टली इन्हें रूल पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको ऑलरेडी पहले लेक्चर में जब वेक्टर मैंने पढ़ाया था तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। बताओ, एक फोर्स लग रहा है इधर, इसका नाम दे दो तुम F1, क्या बोल दो, F1। चलो F1 क्या बोलोगे, F1 कितना लिखोगे, बताओ खुद से बताओ, खुद से बताओ F1 क्या है। मान लो कि ये x एक्सिस का लॉन्ग है, किसका लॉन्ग है, तो मैंने बोला था कि x एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और y एक्सिस का लॉन्ग क्या होता है, j कैप, और z एक्सिस का लॉन्ग क्या होता है, k कैप। व्हाट इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्यों यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन मेंशन करने के लिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, यूनिटलेस होता है वो, लेकिन डायरेक्शन उसको हम लोग मेंशन करते हैं। अगर मुझे 4 मैग्नीट्यूड का x एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए तो 4 आई कैप लिख देंगे। 4, ये जो 4 है ना, 4 इज द मैग्नीट्यूड, आई इज द डायरेक्शन। अब पॉजिटिव साइड है तो प्लस आई कैप, नेगेटिव साइड होता तो ओके गुड। अब जे कैप है, अब मान लो कि मुझे बोलेगा कि वाई एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट का वेक्टर लिखो, कितना यूनिट का लिखो, तो 5 जे कैप कर देंगे। नेगेटिव साइड होता तो -5 जे कैप, ये सिंपल बात है। आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। कैसे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि आई कैप जे कैप अगर बोर्ड पर है तो ये जेड एक्सिस जो होगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। हाँ, इसको पॉजिटिव साइड बोल दो, अंदर वाला साइड जो होगा वो नेगेटिव साइड होगा। भेजा गया। सो ये 3D है, ये 3D में ये जेड ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड के या तो बाहर या अंदर, दोनों बोल सकते हो। अभी मैंने पॉजिटिव साइड लिया, सुनो, तो तुम इसको लिख सकते हो F1 को 10 आई कैप, क्या लिख सकते हो, 10 आई कैप, क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो, 10 आई कैप। न्यूटन लिख दो, फोर्स है तो चलेगा। और F2 वेक्टर क्या होगा बताओ, F2 वेक्टर, इसको मैंने F2 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, इसको मैंने F1 बोल दिया। तरीका से पहले निकालते हैं, क्या हुआ था, तो 10 जे कैप, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग है, मैंने लिख दिया y एक्सिस से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, 10 जे कैप न्यूटन। ओके, फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स का एग्जांपल ले ले वेक्टर का, ठीक है। अब बताओ, ये फोर्स लग रहा है इधर, ये फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, ये चाहता है कि ये बॉडी जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक किधर जाना चाहेगा, इधर, बट ये भी तो खींच रहा है, तो ये इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है, ना इधर जाएगा कंप्लीट, ना इधर जाएगा कंप्लीट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री पे। अभी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बताओ, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल, अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा, छोटी छोटी बातें बता करके, एंगल बिटवीन F1 वेक्टर
एंड F2 वेक्टर। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल की बात करते हैं तो दोनों का टेल ज्वाइन करते हैं या हेड ज्वाइन करते हैं। दोनों वेक्टर का टेल यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, ये वाला 90। तो सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फिर दोनों का टेल ज्वाइन है वहां पे, भैया में गया। अब कभी भी तुमको एक चीज बताता हूं मैं तुमको, तभी रिजल्टेंट तो तय है कि तुमको ये 45 डिग्री पे जाएगा, F1 के साथ भी 45 पे जाएगा, F2 के साथ भी 45 पे जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि रिवर वाला एग्जांपल जो दिया था कि एक नाव है, जो नाव ये रिवर के माने कि रिवर होकर जाना चाहता है, नाव का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है बट वाटर के करंट का डायरेक्शन जो है वो इधर है। तो नाव क्या यहाँ से चलना शुरू करे तो यहाँ आकर रुकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं इधर जाकर रुकेगा, क्योंकि ये तो इधर जाना चाहता है, वाटर करंट का डायरेक्शन इधर है, वो इधर ले जाना चाहता है, तो इसलिए ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किधर जाएगा, ऐसे। हाँ वो डिपेंड करता है, अगर मान लो ज्यादा मैग्नीट्यूड का रहेगा ये वाला तो इधर ज्यादा चला जाएगा, इधर ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का था इधर ही रहेगा, थोड़ा सा इधर चला रहेगा, बाकी अगर सेम मैग्नीट्यूड का तो बिल्कुल 45 डिग्री पे जाएगा। ओके, सो 90 के केस में क्या खास बात हो जाती है कि तुम एक रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हो और रिजल्टेंट आराम से बना सकते हो। ये तो तय है कि यहाँ पर से रिजल्टेंट ऐसे गुजरेगा, और रिजल्टेंट का वैल्यू जो है ये तय है कि 10 का 10 कितना हो जाएगा 20, मैंने बोला था सुनना चाहिए सर, 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन कितना हो जाएगा बाबू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में अगर होते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, 10 वेक्टर का लगता है तो एंगल 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट होता 20। तो मिनिमम एंगल पे मैक्सिमम रिजल्टेंट। अच्छा मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा इसका, 10 में से 10 घटा दो, माइनस कब होता जल्दी बोलो, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होता। सो ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है। आइए अब 0 डिग्री पर मैक्सिमम रिजल्टेंट है, 180 डिग्री पे यानी 180 डिग्री पे मिनिमम रिजल्टेंट है। ओके, अब अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल होगा, चाहे 90 हो या 45 हो या 60 डिग्री हो, ओके, उस पर रिजल्टेंट हमेशा 0 और 20 के बीच में आएगा, ऑब्वियसली है। एक ऐसा एंगल जरूर मिलेगा जिस पर रिजल्टेंट कितना होगा 10 ही होगा, कैसे होगा बताऊंगा अभी। ओके, सो तुम्हारे पास तब मैं क्या करूं, कभी भी 90 का केस हो ना तो क्या करो, रेक्टेंगल बना दो। क्या बना दो, रेक्टेंगल बना यानी आयत बना दो। रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, तो इसका ई लेंगे, यहाँ से तुम एक वेक्टर, इसी वेक्टर को तुम पैरेलली शिफ्ट कर दो, ऐसा कर सकते हो। इस वेक्टर को पैरेलली क्या कर रहा है, शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने बोला था ना कि वेक्टर इज शिफ्टेड विदाउट रोटेटिंग पैरेलल टू इटसेल्फ, माने पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस रोटेट नहीं करो तो डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस वेक्टर उठा के रखो, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से बना देता हूँ, ऐसे ब्लैक ही से बनाता हूँ। मैंने बना दिया, एक ये वाला को यहां शिफ्ट करो, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो हो गया, ठीक है। अब क्या करो कि इसके टेल से सीधे उसको पॉइंट को क्या कर दो, इसके एक डायगोनल बना दो। ये जो मैंने खींचा अभी रेड कलर का, ये तुम्हारा क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ। क्या हुआ ये, दिस इज द रिजल्टेंट। अब तुमको पता है, बताओ ये हाइपोटेनस ट्रायंगल बन गया क्या, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। ये तुमको राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हाइपोटेनस बन गया। तो हाइपोटेनस पता भी है कि तुमको राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, ऑब्वियसली ये 10 है, ये भी कितना है 10 ही मैग्नीट्यूड का है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो 10 से तो बड़ा होगा, ऑब्वियसली है। तो 90 डिग्री केस में 10 से बड़ा ही रहेगा। तो आप बनाना है, बहुत आसान है रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट का बताना होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब डायरेक्शन बताने के लिए एंगल बता दो, क्या बता दो, ये एंगल। अब ये एंगल भी बदल सकते हो, और अक्सर हम लोग जो है एंगल कभी भी लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं। किसके साथ लेते हैं, 2D में हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, अभी बताऊंगा मैं। अब देखो ये कितना आएगा, तो हाइपोटेनस निकालो, इसका मैं नेमिंग कर सकता हूँ, उसे डायरेक्ट लिख दो, रिजल्टेंट। क्या लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, या सिंपली हम लोग आर भी लिख सकते हैं। ओके यस, इसको पढ़ते हैं, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। ओके चलो सुनो कैसे निकालोगे, रूट अंडर हाइपोटेनस है ना ये, सो 10 का स्क्वायर न्यूटन, बताओ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 इंटू, मैं 200 नहीं करने जा रहा हूँ, कर लेना तुम लोग। सो हो गया 10 रूट 2 न्यूटन। रूट 2 का वैल्यू चाहो तो तुम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, 1.414, ठीक है। चलो तो एक डेसिमल किसका, 14.14 न्यूटन। मैंने कभी से बकरा था ना, कितना आता है आंसर, दुगा आ गया। इसको 14 रूट 2 भी, 10 रूट 2 भी बोल सकते हो, 14.14 न्यूटन। क्या भैया में गया, सो इतना आया रिजल्टेंट। अब एंगल की बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर है। अब डायरेक्शन अगर मान लो थोड़ा देख लिए, इसको तुम नॉर्थ बोल दिए, क्या बोल दिए, इधर तुम साउथ बोल दिए, सॉरी ये नॉर्थ बोल रहे हैं, ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, आगे कोई जरूरत नहीं है।
नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में गया है, तो तुम इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लेकिन चूंकि ये एग्जैक्टली दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये तो एंगल कंफर्म है कितना डिग्री होगा। आपको सर 45 डिग्री कैसे पता चला? तो क्या करते हैं, तरीका सुनो। ये इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं, या थीटा ना बोलो, फाई बोल दो। थीटा हम लोग हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करते हैं। थीटा हम लोग यूज करेंगे ना टर्म, तो थीटा चूंकि ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड वो तो 90 डिग्री है, ये एंगल तो 90 है, ये वाला 90 है ना। अभी मैं बात कर रहा हूं कि रिजल्टेंट कितने एंगल पर गया है F1 के साथ, ओके, या ये बोलो कि रिजल्टेंट कितने एंगल के साथ गया है F2 के साथ। अच्छा से बैठो, अच्छा से, नींद आ रहा है पानी मार के आओ, नींद नहीं आना चाहिए तो उठा के पटक देंगे हम, बता रहे हैं, दम क्लास में दम एनर्जी होना चाहिए। समझ आ रहा है बात? तो मैं इसको बिठा रहा हूँ। सो मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा कि जो रिजल्टेंट है ना वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हाँ। अब ये एंगल पहले पता कर लेते, इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अल्फा या फाई बोल देता, अल्फा बोल देता, अच्छा लगता है अल्फा। चलो पहले अल्फा निकाल लो। अब बताओ ये ट्राइंगल तुम्हारा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तुमको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, कभी भी तुमको अल्फा एंगल निकालना है 10 का इस्तेमाल करो, परपेंडिकुलर बेस उसमें यूज होता है, निकल जाएगा फटाक से। चलो अब बच्चे, कितने बच्चे पूछते हैं हमसे वेक्टर पढ़ाते हैं, तो सर 10 का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑब्वियसली है कि परपेंडिकुलर बेस पता है तो हमको यही ना निकालना पड़ेगा। और एंगल की बात करता है, एंगल हम हमेशा बेस के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं, चाहे ये बेस बना दो या चाहे, तो उसमें तो ये तुमको परपेंडिकुलर तो यूज करना ही पड़ेगा, कितना ऊपर उठा हुआ है तो बताएगा तुमको। सर देखो 10 अल्फा, जो 2D में हम लोग कभी भी डायरेक्शन बताते हैं ना, 2D में कभी भी किसी रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना होता है तो हमेशा 10 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चा? तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, बोलो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 10 न्यूटन, 10 कैंसिल, 10 अल्फा का वैल्यू आ गया 1, सो अल्फा इज इक्वल टू 40। अगर तुम इसको बीटा बोल रहे ये भी 45 होगा क्योंकि 90 डिग्री है एंगल, भैया गया। सो ये 45 डिग्री पे जाना लाजमी था, तो इसको बोलने का तरीका क्या है, देखो डायरेक्शन क्या बोलेंगे वेक्टर का। अगर डायरेक्शन बताना हो मुझे रिजल्टेंट का, किसका, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ओके, आर वेक्टर, कैसे बताओगे? बोलोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलोगे? डायरेक्शन बोलोगे 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बोल दो काम चल जाएगा। 45 डिग्री बोल दो नॉर्थ ईस्ट, ओनली नॉर्थ ईस्ट भी बोल दो तो काम चल जाएगा, ओके। लेकिन एक और अच्छा से बोलना होगा, अगर तुम्हें F1 के साथ बोल रहे हो तो इसको बोलते हैं, चूंकि ये तुम्हारा कौन डायरेक्शन था, मैंने बोला ईस्ट ना, क्या बोला, इसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस एंगल को बोलते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं, एक टर्म लिख रहा हूं मैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ए बच्चा सुनो, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मीनिंग ये हुआ कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना डिग्री। अब मान लो ये 60 डिग्री होता तो इसको बोलते हैं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिससे एंगल मेजर करते हैं उसको लास्ट में रखते हैं, अब बाकी जिसकी ओर मेजर करते हैं उसको शुरू में रखते हैं। तरीका लिखने का, ये नोमेनक्लेचर है करने का, भैया गया। अब यहाँ 45 डिग्री खाली बोल दो तो काम चल जाएगा, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री तो इक्वल है बिल्कुल, चाहे F1 के साथ हो चाहे। तो हम लोग हमेशा एंगल जो निकालते हैं रिजल्टेंट का, वो किसके साथ निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ निकालते हैं। वैसे उसके साथ भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके भैया में जाना चाहिए बात। सो नॉर्थ 45 डिग्री बोल दो एंगल, या तुम इसको यहाँ पर लिख दो, क्या चीज बोलो, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्यों बोला मैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट? ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ये भी एंगल डायरेक्शन हो गया, ये भी डायरेक्शन हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर तुमको ये एंगल बतानी है, जस्ट अपोजिट कर दो, 45 डिग्री रहेगा, बस उसको बोलना पड़ेगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ से ईस्ट की ओर, नॉर्थ से ईस्ट की ओर, भैया में गया। तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं एक चीज तुमको बताता हूं, देखो, ओके, ये तो तुम लोग लिख रहे, पहले इसको नोट कर लो, अच्छा से पहले नोट करो, मैं आता हूं इंपॉर्टेंट बात पे आता हूं। अच्छा ये बताओ, एक चीज यहाँ पर मैं लिख देता हूं, पहले रुको। ये बताओ, रिजल्टेंट को, वेक्टर को अगर मुझे लिखना होगा तो एक तरीका से और तुम लिख सकते हो, कैसे लिख सकते, सुनो। रिजल्टेंट वेक्टर में क्या हुआ है, ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड हुआ है, सो रिजल्टेंट वेक्टर को एक तरीके से लिख सकते हो। देखो कैसे, मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिख रहा हूं जो कि इस तरह है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है तुम्हारा, क्या बताओ रिजल्टेंट वेक्टर किससे बना है, इससे बना है, तो देखो कितना हुआ है बताओ, F1 वेक्टर, कौन वेक्टर, F1 वेक्टर कितना है 10 i कैप, और बताओ F2 वेक्टर बोलो कितना है 10 j कैप। इस तरह भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। कौन फॉर्म? देखो तुमने x एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, फोर्स कितना था F1 10 i कैप, प्लस y एक्सिस के अलोंग कितना था 10 j कैप। ये वेक्टर लिखने का दूसरा तरीका है ij के फॉर्म में, ठीक है। बट इसका मैग्नीट्यूड निकला है तो भाई √x² प्लस y²,
मैंने ये परपेंडिकुलर का काम, बेस का काम कर दो, इसको परपेंडिकुलर काम करवा दो, बेस का परपेंडिकुलर उसका निकाल लो। ओके, और एंगल निकालना है सो परपेंडिकुलर बाय बेस करके भी एंगल निकाला जा सकता है। तो दूसरा फॉर्म है, ये तरीका भी आते हैं इस पे, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। पहले ऐसा करो, पहले इसको नोट करके अच्छा से लिखो। ओके, मैं इसको घेर दे रहा हूं। चलो, कौन कटा हुआ बाबू? अल्फा, अल्फा। हाँ, जिनका छूटा हुआ एक बात लिख लो ऐसे, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। ओके, एक और बात लिख लो, इधर नॉर्थ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर नॉर्थ लेते हैं, इधर साउथ लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं। ये जरूर लिख लेना, ये जरूर लिख लेना। ओके, इसको नोट करो, पहले बात करते हैं। ओके, देखिए, सो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, पहले ये लिख रहा था, ये मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, और ये उसका क्या निकाला? डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ निकालते हैं। किसके साथ निकालते हैं? सो ये अल्फा, ये बोल दो, ये भी एंगल बोल सकते हो, ये भी 45 डिग्री है यहाँ पे। ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 90 का ही केस का, ये 90 वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है। तुमको रेक्टेंगल हमेशा फॉर्म करना है, रिजल्टेंट वहां से इसके जो कॉमन पॉइंट है उससे ज्वाइन कर देना, डायगोनल बना देना, अपने आप तुमको उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का केस लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको मिटा सकता हूँ मैं क्या? चलो, और चाहो तो इस वेक्टर को तुम लास्ट में, सुनो ना, इस वेक्टर को तुम लास्ट में लिख देना, पूरे रिजल्टेंट को तुम चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, पूरा रिजल्टेंट को कैसे लिख सकते हो बाबू? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ओके, न्यूटन में ऐसे लिख सकते हो। दिस इज द बेस्ट फॉर्म। इसमें वेक्टर फॉर्म, वेक्टर माने कि रिजल्टेंट भी आ जाएगा और डायरेक्शन भी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, डायरेक्शन निकालने के लिए पी बाई बी कर देना। ओके, माने कि y कंपोनेंट को x कंपोनेंट से डिवाइड करना। अब समझाता हूँ, उस पे टेंशन मत लेना, इसको अभी लिख लो। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको मिटा सकता हूँ मैं क्या? फिगर मिटा सकता हूँ। ओके, मैं 90 के केस पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग अभी खुद से बनाओगे पूरा स्टेप करके, रिजल्टेंट बताना, डायरेक्शन बताना। ओके, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैंने बेसिक में समझाया था, ये बेसिक मैंने बताने के लिए बताया था ऑलरेडी, तुम जानते हो ना आइए क्या। चलो, मैं एक और देता, रुको। दिस इज 8 न्यूटन फोर्स, मैं फोर्स का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 न्यूटन फोर्स, ओके, एंड दिस इज 6 न्यूटन फोर्स। ओके, चलो, ये तुम्हारा F2 वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा F1 वेक्टर हो गया, दिस इज एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट बताओ, डायरेक्शन बताओ, सब कुछ बताओ। चलो चलो, मेंशन करो, खुद से बनाओ, सब कुछ डिजाइन करके बनाओ, फिगर पहले कंप्लीट करो। ओके, मुझे टाइम दो आप। चलो, बहुत सारे बच्चे बना चुके हो, अच्छी बात है। मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, ठीक है जी। सुनो कैसे बनाओगे, ध्यान दो। मैं इसी सवाल से एक और थ्योरी क्लियर करूंगा, सो ध्यान देना। अब मेन पॉइंट पे आने वाले हैं हम, ठीक है। देखो क्या करना, पहले क्या करना, सारा काम फिगर में करो। ये 90 का केस है, तो तुम इसमें रेक्टेंगल मुकम्मल करो, कंप्लीट करो। पहले कर दिया रेक्टेंगल कंप्लीट, रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ, और रेक्टेंगल कंप्लीट किया सब। चलो चलो, और यहां से मैग्नीट्यूड ले लो, यहां से जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट। बताओ रिजल्टेंट 45 डिग्री पे इस पर जाएगा कि 45 डिग्री से कम होगा इसके साथ, इस एंगल के साथ? जोर से बोलो, क्योंकि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है, ये कम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, तो थोड़ा रिजल्टेंट थोड़ा सा इसकी ओर झुका होगा, थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा। क्या भेजा में गया? क्योंकि 8 न्यूटन का अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता तो 45 पे जाता, क्योंकि 90 डिग्री एंगल इसमें, ठीक है। अब मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल तो 100% 45 डिग्री से तो कम होना है, ये तो तय है। 45 तो नहीं होगा, 45 से कम होना है, ये एंगल 45 से बड़ा होना है, ऑब्वियसली है, ओके। लेकिन मुझे यही एंगल चाहिए, तो पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री केस हो गया। अगर ये 6 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन, तो ये भी कितना होगा, ये भी 6 न्यूटन। अब तुम निकालो पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसको रिजल्टेंट बोल दो R, ओके, R का रिजल्टेंट का बोल दो
तुम चाहो तो पहले वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ऐसे करके कैसे लिख सकते हो, 8i कैप, 8i कैप है, ये 6j कैप है, j मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग, सो प्लस 6j कैप, ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया, इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसी से मैग्नीट्यूड निकाल लो, चलो मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट अंडर 8n स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 का क्या लिख दोगे 10 न्यूटन, रिजल्टेंट 10 न्यूटन आ गया, कोई डाउट नहीं था इसमें, रिजल्टेंट को आना भी था ज्यादा, ठीक है। क्या भैया में गया। अब सुनो अच्छा से, अब अच्छा सुना, मुझे ये एंगल चाहिए 10 अल्फा निकाल लेंगे, क्या 10 अल्फा क्या होगा, पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस 6 न्यूटन बाय न्यूटन, न्यूटन काट दो तो 4 बाय 3 बाय, अगर जिसका तुम वैल्यू नहीं जानते हो, सुना एक बात मैं बता रहा हूँ, इसको तुम यहाँ भी एंगल को छोड़ सकते हो, माने ये तुम्हारा इसको ऐसे लिखने का तरीका होता है। सारे बच्चे सुनो, चूंकि मुझे अल्फा निकालना है ना, सो 3/4 10 का वैल्यू तो हम लोग जानते, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है, अगर 1 होता तो 45 डिग्री कर देते, √3 रहता तो 60 डिग्री कर देते, वो सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट 3/4 ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, इसका वैल्यू हम नहीं जानते, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीका होता है कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा ना अकेला करना मुझे, सो 10 को उठा कर उधर ले जाओ, ऐसे बोल सकते हो 3/4, दिस इज द एंगल बिटवीन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू f1 वेक्टर, किस वेक्टर के रिस्पेक्ट में, f1 के साथ। अब ये इसको लिखने का तरीका समझा कि नहीं, कैसे किया मैंने, मुझे डायरेक्शन चाहिए मतलब कि एंगल चाहिए, इस 10 को हटा दिया मैंने, इस 10 को उठा कर ले गया तो क्या लिख दिया 10 इनवर्स, क्या लिख दिया इसको 10 इनवर्स 3/4। अब ये एक चीज मैं बताता हूँ, बार बार मैं बताऊंगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा ये, कि जब भी तुमको एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ओके, और उसी वो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 4 5 वाला हो, क्या वाला हो बताओ, ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये तो फिक्स है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बहुत फेमस ट्रिपलेट है, तो ये एंगल हमेशा 37 डिग्री होगा और ये एंगल हमेशा 53 डिग्री होगा, फिक्स कर लो। यानी कि 10 3/4 जो होता है ना, 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4 है ना, तुम समझ जाना कि अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री है। आपको सर 37 डिग्री क्यों, अरे ऑब्वियसली है, ये बताओ 10 अल्फा इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है ना, अरे बोलो ना 1 होता है, तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। अगर 10 थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा √3 है, तो थीटा कितना होता है 60 डिग्री होता है ना, होता है, तो ये ऑब्वियसली है कि 1 से बड़ा है √3, बोलो बोलो बड़ा है कि नहीं बड़ा, और ये 3/4 जो है कितना है 0.75 है, ये 1 से क्या है, ऑब्वियसली कि 45 डिग्री से इसका वैल्यू कम ही होगा, माने 45 डिग्री से कम ही एंगल पर इसका वैल्यू 0.75 होगा। भेजा में जा रहा है क्या, भेजा रहा था बोलो, हाँ, तो ये लॉजिक है, ये वैल्यू तुम जब अगर तुम लोग के पास अगर मोबाइल में एप्लीकेशन हो, ये इसका एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, उसमें तुम 10 अल्फा 37 डिग्री का वैल्यू डालोगे ना, तो उसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.75 आएगा। सो तुमको ये वैल्यू बार बार यूज करेंगे तो याद ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल में इसको हम डेली यूज करेंगे, ठीक है। सो 10 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाँ, तो ये याद रख लो, 10 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3/4, 10 53 डिग्री का 4/3, जस्ट अपोजिट, ओके, उल्टा कर देना, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसको बार बार हम लोग यूज करेंगे। सो ये 3/4 आया ना, सो यहाँ से तुम डायरेक्टली क्या बोल सकते हो इसको, अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री किसके रिस्पेक्ट में, f1 वेक्टर के रिस्पेक्ट में, यानी कि f1 के साथ एंगल निकालना, हमेशा हम लोग रिजल्टेंट के साथ बोलते हैं, अगर f2 के साथ पूछ दिया तब 90 - 37 53 डिग्री, भेजा में गया। सो रिजल्टेंट भी हो गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी हो गया, रिजल्टेंट का। अब इंटरेस्टिंग बात है, इतना सवाल बना लिए, सब बना लियो ना, पहले इसको नोट करो यहाँ से यहाँ तक, और उस बात को उतारो, काम की बात है, ये फिगर जरूर उतार लेना, स्टार देके काम आएगा, बार बार मैं लिखूंगा। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ इससे, यस हो गया आंसर, कौन आंसर छोड़ दिया, इनवर्स वाला 10 थीटा वाला ना, तो मुझे ये ना 3/4 ना, तो मुझे तो एंगल ना चाहिए, एंगल क्या है, अल्फा है कि 10 अल्फा है, अल्फा है, तो 10 को हटा के उधर ले जाएंगे, तो आंसर ये इस तरह लिखा जाता है आंसर को, तो ये भी आंसर हो सकता है। और ये एंगल में डिग्री में इसका वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो 37 डिग्री लिख देंगे, इसको याद रख लेना, बार बार यूज होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, इतना बार यूज करेंगे तो याद तुमको दिमाग में बैठ जाएगा, सो डोंट वरी, इसको नोट करो। ओके चलो, सो अब समझ में आया क्या क्या करना है, जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री के पर लग रहा होगा, ओके, उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यानी रेक्टेंगल बनाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन निकालने के लिए 10 का इस्तेमाल करो, बात खत्म, 100 बात की एक बात। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अब अच्छा सुनना, मैं इसको मिटा दूं ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
देखो अगर दो वेक्टर पता है, एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, ओके, ये स्पेशल टाइप का वेक्टर है। इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे, ओके। अब उल्टा है, मैं क्या कर रहा हूँ कि दो वेक्टर मुझे गिवन है 90 डिग्री पे, उसका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। अब उल्टा मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बार रिजल्टेंट दे रहा हूँ और डायरेक्शन दे दूंगा, एंगल दे दूंगा। तब मैं बोलूंगा कि वो जो दो वेक्टर है जिनसे वो बना है, जो कि एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है, उसको निकाल के दिखाओ। मैंने उसको बोलते हैं वेक्टर का कंपोनेंट। अब मेरी बात गौर सुना, ए मिस्टर, अब इंटरेस्टिंग बात आ रहा है, इससे तुमको कितनी चीजें मैं क्लियर करूंगा, कितनी बातें, क्वेश्चन सब चुटकी में बन जाएगा, देखते ही मात्र। तो देखो मैं बता रहा हूं, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितने रिजल्टेंट है, कितने रिजल्टेंट है? जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक रिजल्टेंट आया है, तो एक वेक्टर को तोड़ के तुम दो वेक्टर बना सकते हो। मैंने क्या बोला समझाया? दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक वेक्टर बना, तो क्या एक वेक्टर को हम दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं? तो एक वेक्टर, दो वेक्टर के रिजल्टेंट को एक सिंगल वेक्टर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, जो कि रिजल्टेंट निकाल दिया। अब उल्टा करना है कि रिजल्ट एक वेक्टर गिवन है, उसको दो वेक्टर में मुझे रिजॉल्व करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट करना। क्या करना? हाँ, कंपोनेंट करना कहते हैं उसको, रिजॉल्व करना कहते हैं। अब कैसे करते हैं? सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सबको ध्यान। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। 10 नंबर एग्जाम्पल है हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर दे रहा हूँ जिनका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, याद रखोगे, सुनो। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका हॉरिजॉन्टल के साथ, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ ये मैं एंगल दे देता हूँ, यानी कि तुमको डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं। क्या बता रहा हूँ? सारे बच्चों का ध्यान ये होना चाहिए, 37 डिग्री, ओके। यही क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिया, सेम। अब मैं बोलूंगा कि इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये किन दो वेक्टर से बना हुआ है वो बताओ। मैंने क्या बोला समझे? अरे ये F1 8 न्यूटन 6 न्यूटन है, 8 न्यूटन 6 न्यूटन का रिजल्टेंट आया 10 न्यूटन। कितना आया? अब मैं बोल रहा हूं कि 10 न्यूटन तुमको दे दिया मैंने। अब बोला कि वो ये 10 न्यूटन किस दो वेक्टर से बना हुआ है, उस दो वेक्टर को बताओ। अब मैंने तुमको डायरेक्शन भी बता दिया। अब कैसे करेंगे सर? तो इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है, मेरी बात गौर सुनना, मैं अभी बता देता हूं। कुछ नहीं करना, पहले सुनो ना, बता रहा हूं। पहले क्या करोगे, एक तो एक इसका, इस वेक्टर का दो पार्ट होगा, मैंने कह सकते इसका दो बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे? दो बच्चे होंगे। एक बच्चे होंगे जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। समझाने के लिए मैं जस्ट, ओके, फॉर कन्वीनियंस। तो देखो, इसको मैं इधर एक तोड़ रहा हूँ, इसको तो मैं एक इसका दूसरा ब्लैक कलर ले रहा हूँ, एक इधर टूटेगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक लेते हैं इसके जस्ट इस वाले के परपेंडिकुलर, ओके, भेजा में गया। अब इसको निकालेंगे सर कैसे? ध्यान से सुनना, ओके। चूंकि ये बेस है, क्या है जल्दी बताओ? बेस है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज समझो, तुम लोग याद तो करो, ऐसे 200 साल पढ़े हो गए 10th क्लास में। अगर तुमको ये पता हो जाए मिस्टर, ये थीटा है, ओके, सुनो ना, ये तुम्हारे पास मान लो कि ये हाइपोटेनस है, आर मान लेता हूं मैं, आर रिजल्टेंट बोल देता हूं, ठीक है। अगर तुमको रिजल्टेंट पता है, थीटा पता है, तो तुम परपेंडिकुलर बता सकते हो और बेस बता सकते हो। देखो गौर सुना, बताओ कॉस के फॉर्मूला में देखो, ये हाइपोटेनस है ना, क्या है? हाइपोटेनस है ना। अगर तुमको बेस चाहिए, क्या चाहिए? तो हाइपोटेनस और बेस किसके फॉर्मूला में आता है? कॉस में। तो लगाओ कॉस में, चलो कॉस में। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना, इसमें ये बेस लिख दो बी बाय, मैं इसको ऐसा कर देना, बेस को मैं एक्स लिख रहा हूँ, ये वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो समझने के लिए, तो एक्स बाय आर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला समझाया? अगर तुमको हाइपोटेनस पता है, एंगल पता है, और तुमको बेस चाहिए, क्या करो, सीधे हाइपोटेनस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे, कुछ करना ही नहीं है। उसी बात, अब तुमको वाई का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए? तो वाई क्या है? परपेंडिकुलर है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में वाई क्या है? परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है? साइन में। साइन लगाओ, तो क्या होगा? वाई बाई आर। सो वाई का वैल्यू बताओ, आर साइन थीटा। मैं जो बताना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी दो, ये हाइपोटेनस है ना, उस हाइपोटेनस को तुम दो पार्ट कर सकते हो, उसका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट कर सकते हो और एक उसका वर्टिकल पार्ट कर सकते हो। बस इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस एंगल के साथ तुम तोड़ रहे हो ना, अगर बेस निकालना है तो उस हाइपोटेनस के वैल्यू को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो उस हाइपोटेनस के वैल्यू को साइन से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। क्या भैया में गया मिस्टर हर्षित? समझाया? ये वैल्यू तुम्हारा हो गया
आर कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गया आर साइन थीटा। तुम्हारे सामने मैंने जीता जागता बता दिया। मैं इसको नोट करवाऊंगा, चिंता नहीं करो, इसको मैं अलग से नोट करवाऊंगा। अच्छा से मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, जगह भी नहीं है क्योंकि मुझे सवाल सॉल्व करना है। अब मुझे इसको तोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान तोड़ना है। तोड़ के दिखाऊं इसको क्या? चलो और तोड़ के दिखाऊं। तो एक कंपोनेंट ये हो गया हॉरिजॉन्टल, क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। इसको बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट। तो वही फोर्स था मेरे पास एफ, मान लो रिजल्टेंट बोल दो या एफ बोल दो, तो मैं इसको लिखूंगा F1, क्या लिखूंगा? या इसको ये भी लिख देते हैं एफ हॉरिजॉन्टल, पैरेलल बोल देते हैं, F1 छोड़ना, पैरेलल कंपोनेंट। मैं इसे लिखता हूँ FX या F पैरेलल, दोनों नाम है इसका। X मतलब X एक्सिस के अलोंग, तो इसको बोलते हैं X कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसका? या इसको बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट। इसमें क्या करते हैं, F में cos से क्या कर देंगे? cos से मल्टीप्लाई कर देंगे। cos से क्यों मल्टीप्लाई किया? cos से क्यों किया? क्योंकि ये बेस है 37 के रिस्पेक्ट में क्या है। और इसको बोलो, ये वाला क्या लिखोगे? इसको क्या बोलोगे? बोलो, पढ़ के सुनाओ इसको, पहले पढ़ के समझा ना। ये एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, ओके, चूंकि फोर्स से मैंने फोर्स लिया। और या तो ये बोलो पैरेलल कंपोनेंट, या इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये एंगल जो है ना इसके साथ टचिंग है। चलो अब यहाँ इसको बोलो, इसको क्या बोलोगे? बोलो, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या नाम है इसका? पहले वाई लिख देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन हो, सीधे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन। एफ वाई या एफ परपेंडिकुलर, क्या नाम है इसका? एफ परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं बच्चा? इस सिंबल सब है, चिंता नहीं करना। एफ परपेंडिकुलर, ओके। इसकी वैल्यू कितनी होगी? एफ साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर निकाले ना। तो कभी भी तुमको रिजल्टेंट पता हो तो एफ कॉस कर दो, एफ साइन कर दो। रिजल्टेंट को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल जाएगा। रिजल्टेंट को साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या है? एक्स कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? इसका नाम बताओ। वाई कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट, साइन थीटा। ओके, अब वैल्यू निकालना दूंगा, मैं लिख रहा हूं, सुनो। मैं लिख रहा हूं एफ पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैंने क्या बोला? एफ cos थीटा, एफ की वैल्यू दी हुई, रिजल्टेंट दी हुई है 10 cos 37 डिग्री। जब भी जैसे ही 37 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ है? 37 ना। जैसे ही तुमको दिया हुआ है, एक ट्राइंगल बनाओ चुपचाप, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप एकदम राज की तरह, ठीक है? आई लिख दो 37 डिग्री, ओके। इसको लिख दो चुपचाप 3 4 5, यहाँ चाहे कुछ भी हो उसको, मतलब हमको कभी भी 37 ट्राइंगल बना देना, रेक्टेंगल ऐसा बना देना, कुछ नहीं बना देना, ठीक है? अब 10 cos का फॉर्मूला क्या होता है? b/h, तो 3 मैंने लिखा मैंने, हाँ कितना हो गया? 8 न्यूटन। काट के देख लो, आ गया। चलो उसका देखो, एफ परपेंडिकुलर बताओ, एफ परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, ओके। चलो थीटा का एफ का वैल्यू 10 साइन 37 डिग्री, और ट्राइंगल तो बनाया हुआ मैंने। सो b/h कितना हुआ बताओ? 3/5। सही है कि गलत है? मैंने उल्टा फुल्टा बोल रहा हूँ मैं, बोलो जल्दी। 6 न्यूटन, यही ना आया था? देखो तो आया। दिस इज द तरीका, ओके, हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन कंपोनेंट्स। माने कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट। इससे ये पता चल गया कि एक वेक्टर को दो बच्चे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं, एक वेक्टर को। इसका इतना अमेजिंग यूज बताऊंगा ना तुमको दिमाग हिल जाएगा एकदम देख करके। बहुत सारे सवाल को ना, कॉम्प्लेक्स सवाल को इजी कर देंगे हम लोग। तो एक वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना है, एक वेक्टर को दो पार्ट करना है, दो पार्ट बनाना है, दो बच्चे उसको बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वेक्टर। लेकिन याद ना, जो थीटा टचिंग होगा उसमें कॉस से मल्टीप्लाई करना, और जो थीटा अपोजिट होगा उसमें साइन से मल्टीप्लाई, बस इतना ही याद रखना। क्या भैया हो गया? सो ये एफ कॉस थीटा, ये एफ कौन है? ये रिजल्टेंट वाला एफ है। लेकिन ये कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और एंगल भी पता होना चाहिए, तभी ऐसा काम कर सकते हो। तो मैं अभी एक और क्वेश्चन दूंगा, चिंता मत करो, इसको नोट करो बढ़िया से। अब थ्योरी में बताता हूं इसका, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करो, नोट करो। मैं और क्वेश्चन दूंगा अभी, डोंट वरी। चलो मिस्टर हर्ष ध्यान दो, इधर देखो, मैं दोबारा तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? ये तो हो गया था ये क्वेश्चन, ओके। इसको बोलते हैं कंपोनेंट करना। क्या करना कहते हैं? अब मैं इसको थ्योरी में लिखूंगा, अब थ्योरी लिखूंगा। अब इसका पहले एक बात का जवाब देता हूँ, बच्चा समझा नहीं कि सर 37 डिग्री कैसे आया और 345 कैसे आया। सुनो मैं बता रहा हूँ, चलो जो नहीं समझा उनके लिए मैं एकदम इसको खोल देता हूँ कंसेप्ट को। सुनो, अगर ये 1 है साहब, ये 1 है, तो ये बताओ कितना होगा? ये √2, पता ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको सिर्फ ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, ठीक है? अब बताओ ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बेस 10 तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना।
इसको थीटा तुम बोल दो थोड़ा देख लिया। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। अगर इक्वल जरूरी कि 1 1 लें, 5 5 भी हो सकता है, 10 10 भी हो सकता है, इक्वल रेशियो तो 1 ही होने रहेगा ना, रेशियो है क्योंकि ऑटोमेटिक रेशियो है ये। तो ये 1 आ गया, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 1 पे 45 डिग्री होता है। वैसे भी तुम जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाए और ट्रायंगल के तीनों साइड का तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये अकेले 90 है, तो 45 45 होना है लाजमी है। क्या भैया में गया अब चलो 10, इसका मतलब है कि 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, कुछ शक नहीं। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 जो होता है ना 1.732 होता है। इतना भेजा में गया, भेजा में भेजाया। चलो अब सुना अच्छा से, कोई बोलेगा नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1037 डिग्री। क्या लिख रहा हूं, मैंने ये बोला कि 1037 डिग्री का वैल्यू 3/4 होता है। क्यों 3/4 होता है, क्यों सर 3/4 कर दिया। अब देखो 45 डिग्री में कितना वैल्यू है 1, ऑब्वियसली कि 1 से कम होगा तभी तो एंगल कम होगा 37। जैसे जैसे 10 में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना तो 10 की वैल्यू भी क्या होती है, तो 10 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 10 45 डिग्री की 1 होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 है। तो धीरे धीरे वैल्यू हो रही है, एंगल बढ़ रही है तो वैल्यू भी क्या हो रही है। तो ऑब्वियसली है कि ये 1 से छोटा वैल्यू है, 1 पे 45 है, तो 1 से छोटे वैल्यू पर क्या होगा 45 से कम एंगल होगा। तो ये 3/4 जो है ना वो 0.75 है, कितना है 0.75, ये 1 से कम है, इसलिए ये एंगल भी 45 से क्या है कम है। तो ये याद रखो कि 1037 डिग्री की वैल्यू 3/4 होती है। जैसे 1060 की वैल्यू √3 है, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 है, उसी तरह 1037 डिग्री की वैल्यू 3/4 है। अब समझ में आया। अब कभी भी 37 रहेगा ना तो कुछ नहीं करना, ये ट्राइंगल बनाना, यहाँ 3 लिखना, यहाँ 4 लिखना, ये तो 5 आएगा ही आएगा, यहाँ पर चुपचाप लिखना कितना 37। अगर मान लो कभी कभी उल्टा रहेगा, तुमको मान लो रहेगा 10 थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या लिखा रहेगा, ये तो 1 से बड़ी है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें भी 37 बनाना, लेकिन 37 यहाँ नहीं बना सकते हो, ये 4/3 है ना, या 4 लोगे या 3 लोगे या 5, तो अब ये लिख दोगे 37 नहीं लिखना, 53 डिग्री लिखना, कितना लिखना, क्योंकि 37 ये हो जाएगा। छोटे साइड के सामने का एंगल भी छोटा होता है, बड़े साइड के सामने का एंगल भी बड़ा। भैया में गया, और नहीं तो सबसे बड़ा साइड है तो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री। भैया में गया, अब नहीं समझिए, तो कभी भी 3/4 रहेगा, 345 बात खत्म। अब गया भैया में, नहीं समझिए, 1045 डिग्री का वैल्यू 1, उसी तरह 1037 डिग्री का वैल्यू 3/4। ओके चलो मैंने लिखा दिया। अब मैं एक थ्योरी तुमको बताता हूँ, जो अपना थ्योरी था वो बताता हूँ। सो अब तो क्लियर हुआ ना, उतारने नहीं दूंगा, ये तो ऑलरेडी मैंने लिखा है, कितना उतारोगे, उतार के बुढ़े हो जाओगे। अब सुनो, अब मैं लिख रहा हूँ कंपोनेंट्स, क्या लिख रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर है हमारे पास, सुनो बच्चे एक वेक्टर है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल जो है वो थीटा एंगल है। ओके सो एक वेक्टर को कितने वेक्टर में कम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, 2 वेक्टर में। एक इसके इस थीटा के टचिंग मैंने हॉरिजॉन्टल, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा, एक इसका वर्टिकल पार्ट होगा। मैंने एक वेक्टर को 2 वेक्टर में उल्टा करना है। इससे पहले मैंने क्या किया, जितना भी सवाल लिया मैंने 2 वेक्टर को मिला के एक वेक्टर बनाया, मैंने उसका रिजल्टेंट बनाया। अब उल्टा है कि एक वेक्टर को तोड़ के 2 वेक्टर करना, उसका 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में अलग करना, जुदा करना। अब हमको उसके लिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए। अब याद ना कि एंगल में मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ट्राइंगल से ही समझा देता हूँ थ्योरी। ओके ये तुम्हारे पास मान लो कि ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस को कुछ बोल दो ना, आर बोल दो मैं, क्या चलो आर। ये तुम्हारा एक्स है, ये क्या है तुम्हारा, ये 90 डिग्री है, ये एंगल तुम्हारा कितना है थीटा। अब मैं इसकी हेल्प से इसको समझा दूंगा, कुछ नहीं करना। मैं चाहूंगा तो मैं यहाँ पर भी इसको डिजाइन करके बना सकता हूँ, बट नहीं, मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ। सुनो तो क्या करोगे, ये बताओ, थीटा पता है, रिजल्टेंट पता है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, बेस चाहिए, क्या चाहिए, बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में, कॉस लगा दो, तो क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनस। सो एक्स का वैल्यू क्या हो गया आर कॉस थीटा। सो ये तुम्हारा बेस आ गया आर कॉस, यानी कि तुमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर कभी तोड़ना है ना तो उस हाइपोटेनस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ओके पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सुनो, चलो अब साइन का इस्तेमाल करो, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट एक बेस से बनता है, एक परपेंडिकुलर, माने उसका एक पार्ट होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, 2 पार्ट से बनता है, तब तो रिजल्टेंट होता है ना, इसलिए। चलो अब बताओ, अब क्या करोगे, साइन थीटा का इस्तेमाल कर लो, वाई बाय आर, तो यहां से वाई का वैल्यू बोलो आर साइन थीटा, हो गया खत्म। ओके आर साइन थीटा, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर मैंने लिखा, आर फॉर रिजल्टेंट। चलो कोई डाउट किसी को,
वही काम करो। अब मुझे ये मान लो कि ये वेक्टर रिजल्टेंट है आर, मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, इसकी मैग्नीट्यूड आर है, ठीक है। अब तुम्हें मैं पूछूंगा कि इसका दो कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है बच्चा, सब बच्चों ध्यान होना चाहिए, दो कंपोनेंट करो। एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल थीटा टचिंग, इसको मैं बोल देता हूँ आर पैरेलल, या मैं चाहूँ इसको लिख सकता हूँ आर एक्स, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद एक इसका होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तब तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब इसको बोल दोगे क्या चीज, बोलो आर वाई, या इसका एक और नाम क्या हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, ओके। तो आप बताओ आर पैरेलल जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्या है बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने क्या बोला तुमको, आर पैरेलल। तो आर पैरेलल को मैं क्या लिखूंगा बाबू बताओ, आर कॉस थीटा, ओके। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया। दूसरा बात बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट, क्या बोलोगे, वर्टिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट सॉरी, तो बताओ क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर, क्या लिखोगे, आर साइन थीटा, खत्म बात, समझ आया, हो गया खत्म बात। ये भी हो गए, ये भी हो गए, क्या समझा गया, अब भेजा में गया बात। और यहां से 10 की वैल्यू निकालोगे तो 10, एक चीज देखो, एक चीज, और हमको थीटा की वैल्यू चाहिए अगर, तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को बेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो परपेंडिकुलर तुम्हारे यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आर वाई हो गया, तो क्या करो, कभी 10 भी निकालना होगा ना, अगर तुमको यहाँ से 10 थीटा निकालना हो तो क्या करोगे, आर परपेंडिकुलर बाय आर पैरेलल, माने परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 थीटा निकल जाएगा। क्या भैया हो गया, वैसे भी सोचो नहीं, डिवाइड कर दो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑब्वियसली है भैया हो गया। सो ये काम पड़ेगा, तो ये उतार लो, इसको नोट करो, चलो नोट करो, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, मैं इसको और अच्छे से लिख दूंगा, जगह नहीं है। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ओके ठीक है, हम बात कर लेते हैं, पहले तुम लिखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर परपेंडिकुलर बाय आर पैरेलल। चलिए बात नहीं करना, ओके इसको नोट कर लो बाबू, चलो। और वो मैंने जो बताया था इसको स्टार देकर उतार लेना, ओके। दिस इज थीटा, दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, चलो ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो गया x बाय आर, फटाफट लिखो, टाइम नहीं लगाना, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा y बाय आर, सो y इज इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा। चलो मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया, उतार लो अच्छा सा, फटाक सा, नहीं टाइम नहीं लगाना, ओके। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दिया रेड कलर में, ओके। चलो अब इस पे मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, ओके ओके। देखो चलो, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व कर चुके हैं, एक 10√3 आया, एक 10 आया, ठीक है। चलो से सिर्फ मुझे कंपोनेंट तोड़ना है, एंगल तो गिवन है यहाँ पे, ओके। अब एक चीज समझो, मैं बताता हूँ इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा। एक तरीका सुनो, ये सुनो, ये जो एंगल है ना, ये एंगल तुम्हारा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या बोला मैंने, समझिए बात को, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जो एंगल के साथ होता है वो बेस होता है, उसमें कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर तुम 60 का ही इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, कितना कंपोनेंट टूटेगा बाबू, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो ऊपर ये वाला, इसके लो, इसकी या पेन लो, इस डायग्राम बनाओ, ये हो गया तुम्हारा पैरेलल का काम करेगा, कैसा काम करेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं आर कॉस थीटा, ओके। अब आर कॉस थीटा, या आर ले लो या 20 ले लो, आर के बदले में कितना लिखोगे, 20 कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हो गया आंसर, खत्म। क्या सर 20 cos 60 क्यों लिए सर, क्योंकि 60 जो है टचिंग है, टचिंग मतलब बेस, बेस यानी कि 60 के रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, क्या समझे। सो तुम अलग से चाहो तो लिख सकते हो 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका नाम कुछ दे दो, एफ दे दो, फोर्स है ना, तो तुम बोल दो उसको कि एफ, ओके, एफ पैरेलल, पैरेलल यही बन जाएगा तुम्हारा 20 cos 60 डिग्री, 20 cos 60 का वैल्यू 1/2 10 न्यूटन, वहां नहीं करना तो नीचे कर लो, क्लियर हो गया। अब एक कंपोनेंट टूटेगा, ये एंगल 60 ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं कर सकते हैं, 60 इस्तेमाल कर रहे हैं, 60 के रिस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल है,
ये तुम्हारा वर्टिकल है, अब तुम लगा दो एफ वर्टिकल, ये तुम्हारा एफ हॉरिजॉन्टल हो गया 60 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग देखे वो सोया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल, खड़ा हुआ है तो वर्टिकल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। अब तुम कॉपी को टेढ़ा करके देखो ऐसे करके 60 के साथ, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लगेगा ऑब्वियसली है ना, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो तो हो गया तुम्हारा एफ की जगह 20 साइन 60, क्या लिखोगे 20 साइन 60 वाले √3/2 काट दो 10√3। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया, हो गया, 2 कंपोनेंट आ गया। एक तरीका की नहीं सर, हम कंफ्यूज नहीं पैदा करना चाहते, हम यही एंगल को लेंगे, तो ये 60 तो कितना हो जाएगा 30। अब 30 के साथ ये 30 को अगर ले रहे हो तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये तुम्हारा, तो फिर cos 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको sin 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझे, तब भी आंसर सेम आएगा। करके देखो भाई, क्या भेजा गया नहीं गया, तो एंगल जैसे वैसे रखो, और जो एंगल के साथ टचिंग है उसमें cos से मल्टीप्लाई करो, एंगल के सामने वाले में sin से। तो ये एंगल के साथ टचिंग तो ये है ना, तो cos इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें, समझ में आया, यही बच्चा गलती करता है। अब इसका यूज करके एक एग्जांपल बताते हैं कि इससे भट्टी का एक कंपोनेंट तोड़ने का क्या फायदा। अब एक कंपोनेंट करने का इस्तेमाल करके दिखाता हूं मैं। ओके चलो, इसको मिटा सकता हूं मैं क्या, बच्चा बच्चा पार्टी, ओके चलो कंपोनेंट में मिटा रहा हूं। एग्जांपल क्या होगा, अब मैं तुमको ऐसा ही एकदम एनालाइज विजुलाइज करवा के वेक्टर पढ़ा दूंगा। अभी रूल मैंने नहीं पढ़ाया ना, एडिशन का रूल पढ़ाया है ना, सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ाया है, बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं, वो सब ऐसे आ जाएगा चुटकी में, बस खाली पहले विजुलाइज करवा रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे दे के विजुलाइज करवा रहा हूँ। वेक्टर के साथ खिलवाड़ करना है, कैसे करना है देखो, मिस्टर हर्ष देखो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वेक्टर, अब मैंने तुमको 90 डिग्री पे दे दिया। एक क्वेश्चन पहले देखो, बच्चे वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन, रुको, मेरे पास एक ब्लॉक है, या ब्लॉक छोड़ो, ब्लॉक बड़ा बनाने थक गए हम, ठीक है चलो ये तुम्हारे पास 12 न्यूटन है, कितना न्यूटन है साहब, सुनो ना सुन रहे हो, 12 न्यूटन, कितना न्यूटन है साहब 12 न्यूटन, सुनो। उसके बाद ये जो है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास 4 न्यूटन है, कितना न्यूटन है, ठीक है कितना न्यूटन है, और ये जो है तो 12 मिनट, इसको 2 न्यूटन कर देता हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, 2 न्यूटन, ठीक है जी। और इस पॉइंट पे 10 न्यूटन का ये फोर्स है, जो कि लग रहा है 60 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, या 60 छोड़ो ना 30 में दे, इसको 53 डिग्री देता हूँ, ओके चलो ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, ये अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में, ये, अब मैं बोलूँगा इसका रिजल्टेंट बताओ, क्या बताओ। अब इसके पास, तुम्हारे पास इसका बहुत सारा ऑप्शन है। एक तरीका पहले देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट तो निकाल लोगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, क्या है, तो 12 - 2 कितना हो जाएगा 10, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10, इधर 10, आइए 10 को तुम कंपोनेंट तोड़ लोगे, एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, करके दिखाओ, पहले ट्राई करो, पहले तुम लोग का काम है, उसका मैं एकदम एक्सप्लेन करूंगा सारी बातों को, एक बार कोशिश करो। हाँ आप 53 डिग्री है ना, तो पहले ट्राइंगल बनाओ, कौन वाला, राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5, 53 के सामने 4 लोगे, नीचे 3 लोगे, फिर 5 लोगे, ठीक है चलो ट्राई करो, ओके मेरे लिए छोड़ दो, ओके अब मिलेगा क्वेश्चन, होमवर्क मिलेगा, चिंता नहीं करो, बहुत सारा मिलेगा। बनाओ ना, तुम बनाओ ना, चलो सुनो, एक चीज देखो, मैं बता रहा हूं इसको, पहले तो ये फिगर से फिगर बनाओ, ओके तरीका सुनो, मैं तरीका बताता तुमको। पहले क्या करो, 12 न्यूटन है ना, इसको दो फोर्स में तोड़ दो, इस 12 को लिख दो 10 + 2, 2 है ना, तो 2 से अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। तरीका सुनो, फिगर से फिगर बनाओ, चलो फिगर से बनाओ, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये 12 न्यूटन को दो वेक्टर में तोड़ दो, एक वेक्टर 10 न्यूटन का कर दो, क्या कर दो, एक वेक्टर कर दो इस पे, कितना न्यूटन का, 2 न्यूटन का, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सेम है, 10 2 फिर 12 ही हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। और ये 2 न्यूटन को फिर यहाँ पर दिखाओ, कितना ये हो गया। इससे क्या फायदा हुआ कि जो 2 न्यूटन दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, और ये वाला रहेगा ही रहेगा। कौन है ये, कितना बता दो, ये कितना है न्यूटन बताओ, ये तुम्हारा है 10 न्यूटन, कितना न्यूटन, कितना डिग्री बढ़ेगा, थोड़ा फिगर उतना मेरा परफेक्ट नहीं बना है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बनाता हूँ, चलो ठीक है, ये 2 न्यूटन है। इसे क्या होगा जल्दी बताओ तो, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तरीका सुनो, ये कैंसिल, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। अरे तो डायरेक्टली तुम चाहो तो सीधे करो, 12 - 2 कर दो, क्या कर दो 10, सीधे कर दो, मैंने ये तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। अब बताओ इसका एक और फिगर बनाओ, एक और फिगर बनाओ, दिस इज 10 न्यूटन, कितना न्यूटन, अब वो कितना है, जल्दी बोलो, 10 न्यूटन,
ठीक है। अब बताओ ये तो 90 डिग्री पे तो नहीं कि हम लोग पाइथागोरस निकल लगा देंगे, मुझे रिजल्टेंट चाहिए। तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ो, एक कंपोनेंट इसके ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल मान लो इसका, ये इसके एक जस्ट परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट तोड़ के दिखाओ। हो गया? कितना आंसर है? ओके हम देखते हैं, मिला लेना, मैच कर लेना। ओके चलो, इस 10 का दो दिया चाहिए, बताओ 10 न्यूटन का जो फोर्स बना था अभी, तुमको याद करो, 10 की 53 डिग्री एंगल है। पहले चुपचाप इसका दो पार्ट करो। कितना पार्ट करो? एक इसका तोड़ेंगे, तोड़ो एक, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, एक टूटेगा ऐसे ऐसे को, एक तो ऑलरेडी 10 न्यूटन है, अब इसका दो पार्ट तोड़ना है। मैं इसको तोड़ने के लिए इस पर नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। और लिख रहा हूँ उसका पैरेलल, क्या लिखो? 10 cos 53 डिग्री, क्या लिख रहा हूँ? अरे हॉरिजॉन्टल पे क्या करना पड़ेगा? cos 53 डिग्री, 10 cos 53 का वैल्यू कैसे निकालोगे बताता हूँ पहले। एक होगा इसका, बोलो ना, वर्टिकल, ओके, जो कि होगा 10 sin 53 डिग्री। कोई डाउट किसी को? अब क्या करोगे? ट्रायंगल बनाओ। अब हमने बोला था कि जब भी 53 डिग्री रहेगा क्या करोगे? दिस इज 53 डिग्री। चलो ये कौन 3 4 5 बताओ, मिस्टर हर्ष बताओ, कौन 3 लोग, कौन 3 लोग, कौन 4 लोग, ये बताओ। नीचे वाला 3 की 4, जोर से बोलो ना। 3 इसको 5, क्योंकि 53 डिग्री है ना, तो 4 यहां रखेंगे। अगर 37 डिग्री होता तो 3 यहाँ रखते हैं, 4 यहाँ रखते हैं। ओके उल्टा कर देना, क्योंकि बड़े एंगल के सामने का बड़ा सा, बड़े से एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है ऐसे। चलो cos 53 का लोड b/h 3 बाय कितना हो जाएगा? ये 8 न्यूटन आएगा। करके देख लो, चलो कर लो, करके मैं यहाँ दिखाता हूँ। फिगर में ही सब काम कर सकते हो। साइन का बोलो, 4/5 टू ज़ा कितना आ गया? चलो अब फिगर बनाओ, इसका फिगर अब नीचे में बना रहा हूँ, अब फाइनल फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है। देखो अब बताओ ये कितना आया? 6 न्यूटन, 6 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, 6 और 10 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जल्दी बताओ, ये हो गया तुम्हारा 16 न्यूटन। समझ में आ गया? अरे ये जो मैंने इस वेक्टर को दो पार्ट तोड़ा, एक पार्ट इसका ऐसे बना, एक पार्ट, तो ये पार्ट बना कितना? 6 न्यूटन। अब पहले से इसमें ऑलरेडी कितना है? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 10 जो ऐड हो जाएगा 16 न्यूटन। उसके बाद ऊपर बताओ कितना है? 8 न्यूटन। अब ये 90 पे आ गया। अब 90 वाला केस काम करेंगे भाई, क्या करेंगे? रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे और रिजल्टेंट निकाल लेंगे, एंगल भी निकाल सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या भेजा जा रहा है? अब देखो आप यहाँ से करो, क्या करोगे? टू। अच्छा क्वेश्चन मैंने किया है, तुम लोग को थोड़ा सा लगा होगा पहली बार में, तो कोई बात नहीं है, फिर आगे क्वेश्चन देंगे, और चिंता नहीं करो। ये तुम्हारा क्या हो गया? रिजल्टेंट। ये एंगल भी पता कर सकते हो हम, तो रिजल्टेंट खाली चाहिए मुझे, तो रिजल्टेंट निकाल लो। बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? √8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 64, 256, सही गलत है? ऐड करो कितना होगा? 320, कितना हो जाएगा? 832, 8√5 आ गया आंसर, खत्म करो। आगे रिजल्टेंट। जल्दी बताओ, बहुत टफ था। फिगर के हेल्प से पहले मैं एक बार अप्रोच बताता हूँ। अप्रोच सुनो, ये दोनों जस्ट एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर लेगा। 12 - 2 10, चूंकि बड़ा फोर्स उधर है मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट इन दोनों का उधर, इन दोनों के बदले में एक फोर्स मैंने बना दिया कितना? 10 न्यूटन। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास 53 डिग्री पे लगने वाला कोई फॉर्मूला अभी मैंने ड्राइव नहीं किया। फॉर्मूला जब ड्राइव करेंगे तो फिर वहां पुट करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला से भी बनाएंगे। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको तोड़ दिया, एक कंपोनेंट इसके इसी के अलोंग, इसके एक परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके अलोंग तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे सर? तो 10 cos 53 डिग्री मैंने तोड़ दिया, 10 cos 53 डिग्री। एक ऑलरेडी 10 न्यूटन ऑलरेडी इस लाइन में है, 10 cos 53 का वैल्यू कितना आएगा? 60। इसी का एक पार्ट टूटा ऐसे, मैंने इसको मैंने तोड़ दिया, इसमें यहाँ कैसे दूसरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट के साइन देता हूँ, कट का साइन। कट का मतलब कि मैंने इसको तोड़ के इधर लिख दिया और एक भेज गया। मैंने इस वेक्टर को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इसका दो बच्चा है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, भेजा गया। अब बताओ 10 cos 53 का वैल्यू कितना हो गया? 6 न्यूटन। 10 न्यूटन से 16 न्यूटन हो गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अब बाकी ये तुम्हारा कितना आया? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन ये 90 वाला कैसे लगाएंगे? रिजल्टेंट निकल जाएगा, भेजा गया 8√5 न्यूटन। क्या टफ है? तो अब इसका कहानी अभी मैंने अभी तुमको ट्रेलर दिखाया है, अभी बड़ा मजा आएगा। अभी तुमको मैं दूंगा नहीं सवाल, फार्मूला मेथड में दूंगा ना, फार्मूला में चुटकी में बना सकते हो, फार्मूला देखिए मजा नहीं आता, लेकिन फार्मूला में पुट करना या तो बच्चा वाला बात है। ये सब थोड़ा जबरदस्त तरीका है, मैंने विजुलाइज करने वाला कंसेप्ट है सब। कहीं कभी इतना तुमको ये काम में आ जाएगा ना, तुम देखते ही मात्रा आंसर बता सकते हो। मैं बताऊंगा, क्वेश्चन सब करवाऊंगा, अभी चिंता मत करो, अभी तो ये स्टार्टिंग है। क्या है? हाँ बस ओके, चलो इसको नोट करो। फिगर से फिगर बना, पहले फिगर से
फिर फिगरे में सारा काम करो, सारा काम फिगरे में करो। ओके, फिगर खूब बनाओ जितना बनाना। बन गया था तुम लोग का, आ गया था 8/5 आ गया था तुम लोग का ना। हाँ, तो अब समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आया। अभी अगर एक कंपोनेंट अगर नहीं तोड़ने आता तो फिर तुम 90 का कैसे नहीं लगा पाते, मैग्नीट्यूड नहीं लगा पाते हैं। भेजा में जा रहा है बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना जबरदस्त हो गया। सो ये कंपोनेंट का अहमियत मैंने समझाया, इंपॉर्टेंस समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा और अच्छे से। ओके, सो रहने दो बच्चा, रहने दो आज। ओके, दैट्स ऑल। ये तो कट गया, हल्का सा कट गया। ओके चलो, ये कैलकुलेशन सही से कर लो तुम लोग, वहीं पे ऊपर नीचे फिगर से बनाना। जहां पे भी कंपोनेंट तोड़ोगे ना वहां पे कट का साइन दे दिया करो। अब ये वेक्टर नहीं है। ओके, रहने दो, देखो ना, देखो ना। हाँ ओके, थोड़ा सा कट गया था इसलिए मैंने उसको सही किया। ओके चलो नोट करो। ओके दैट्स ऑल।